Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 14.4 of our chapter statistics. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बेस्ड है मेजर ऑफ सेंटर टेंजेंसी पे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था मीन मीडियन मोड को मेजर करना। तो आज हम सब ने उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और मेजरमेंट पे डील करना है मीन मीडियन एंड मोड के। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैच। तो दीज आर द नंबर ऑफ गोल्स जो एक टीम ने 10 मैचेस में किए। यू हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। तो इन सेंट्रल टेंजेंसीज की वैल्यूज चाहिए और सबसे पहले मुझे निकालना है मीन। तो वी आर गोइंग फॉर द मीन हियर। वी नो डैट कि जब भी कभी मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप बच्चे इस फॉर्मूले को सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीखा था पहले भी। दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन। समीशन मीन्स सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो हियर व्हेन यू थिंक अबाउट द एन, तो वी नो दैट देयर आर 10 नंबर ऑफ मैचेस, तो एन तो 10 ही हो गया। तो यहाँ पे आप सब बच्चों ने क्या करना है, इन सबका सम करना है। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0, 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3. Now beta, you need to just add it very carefully. So it will give you 5, 9, 14, 15, 18, 21, 25, 28. So it is 28 upon 10. So as a result, the value we are going to calculate is x bar. तो मेरे पास जो मीन स्कोर आ गया वो आ गया अपने पास, द मीन इज 2.8। तो 2.8 नंबर ऑफ गोल्स वो टीम पर मैच करती है, तो 2.8 गोल्स इसका एवरेज आ गया। यानी कि ऑन एन एवरेज जब भी वो टीम प्ले करती है तो विद इन अ वन मैच वो 2.8 अप्रोक्सीमेट अ वैल्यू जो उसके एवरेज गोल्स का रेट आता है। तो इस तरह से आपने याद किया और यूज किया एक बेसिक फॉर्मूला टू गेट द मीन हियर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स अपॉन एन। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन एंड वी गेट द आंसर हियर। Now beta, we are going for this second part also, in which we need to find out the median of this data. And you know that if you are going to find out the median, then you have to first of all arrange the given data in ascending order. तो आप सबसे पहले अपने इस given data को ascending order में arrange कर लो। तो सबसे पहले मैं बेटा इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता था। सबसे छोटी वैल्यू मुझे मिली है 0, फिर आया है 1, then you will say there is a 2 also, then there is a 3 one time, 2 time, 3 time, 4 time। तो 3 time 4 time 3 लिख दिया। then we need to write 4 and then we have to write it 5। So by dear बच्चों, we are getting the arrangement of this data in a ascending order, and when you arrange them it is clear that ये 10 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। now बेटा क्योंकि n 10 है, इवन है, एंड यू नो दैट मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट टर्म, इसकी मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है। so to get the median of this observation we have to use the formula half time n by 2, n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation। so these are the two observations which we have to calculate here for the median of this data। so beta it is half time 10 by 2 observation, or you will say term, plus 10 by 2 plus 1th observation, or you will say term। तो मुझे इन दो टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो द मीडियन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज अ सम ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म। तो आप सबसे पहले गिवन असेंडिंग ऑर्डर के डाटा में से 5th और 6th टर्म को चेक करो। हाफ इज देयर, 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म इज 3, 6th term is also 3, तो it is finally 6 upon 2। आंसर आ गया 3। तो 3 स्कोर, 3 गोल्स कह लीजिए आप, 3 गोल्स आर द मीडियन मोस्ट गोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गोल्स दैट इज 3 स्कोर्ड बाय द टीम
in this particular case. तो बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी 14.4 है उसमें मुझे मीन निकालना था. आई एम यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला टू गेट द मीन. फिर मुझे मीडियन निकालना था. वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर and then we think about the number of observation here which is 10 because of the even term we have to use this formula. Then we need to count fifth and sixth term from the observation and this is a benefit like you have to check in ascending way or in descending way the answer remain the same and we will get the answer here for the median is 3. Now beta we are going for the last and final part of this question जिसमें मुझे चाहिए इसका mode and you know that mode means वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा टाइम एग्जिस्ट करेगी. तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट ऑब्जर्वेशन विच इज एग्जिस्टिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम. तो सिंस वी नो दैट चाहे तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए, नंबर ऑफ गोल्स एक तरफ लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ लिख लीजिए. वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ सेंडिंग डाटा है. हमारी वो टीम टोटल 5 तरह 0 से 5 तक के गोल्स कर रहे हैं. 0 आ रहा है 1 टाइम, 1 भी आ रहा है 1 टाइम, 2 आ रहा है 1 टाइम, 3 आ रहा है 4 टाइम, 4 टाइम, 4 आ रहा है 2 टाइम, 5 आ रहा है 1 टाइम. So I am just making a table which is known as frequency distribution table here and which can easily be obtained here with the help of this series. Now it is clear that since the frequency of 3 goals is maximum, जो 3 गोल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है that is 4. Therefore it is the most frequent occurring goal. तो therefore mode is 3. क्योंकि जो जितनी ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट करता है वो ही हमारे क्वेश्चन का मोड होता है. मोड मीन्स वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो इस तरह से बेटा वी ओवर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी जिसमें आप बच्चों ने सिर्फ ध्यान दिया होगा और ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ अनग्रुप डाटा देयर आर 10 बेसिक ऑब्जर्वेशंस. वी यूज द बेसिक फॉर्मूला, वी गो फॉर द मीडियन हियर, mean here by the mean of formula and getting the answer as 2.8. In the median of this data we arrange the data in the ascending order as you observed and even that this is the formula to use here. We plan for it and get the median as 3 also. And for the mode we make a that frequency distribution table and it is confirmed कि ये सबसे ज़्यादा अकरिंग एलिमेंट है. तो जो सबसे ज़्यादा अकर करता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो ही मोड होता है. इसलिए इसका मोड भी 3 गोल्स ही आ रहा है. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर सेम एक्सरसाइज 14.4 in which it is given that in a mathematics test given by a 15 student the following marks out of 100 are recorded. तो 15 बच्चों ने टेस्ट दिया 100 नंबर्स में, 100 नंबर के पेपर में और ये मार्क्स उन बच्चों के आए. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा. तो लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली आप लोगों को इस डाटा का भी मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे आप बच्चों ने फिर से हेडिंग डाली फॉर मीन. अगेन वी हैव टू से दैट कि ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें मीन निकालना है एंड यू नो दैट मीन कैन बी कैलकुलेटेड हियर with the help of the term sum of all observation upon total number of observation. आप चाहे तो theoretically लिख लेना sum of all observation upon total number of observation. Here what you have to say कि मेरे पास 15 डाटा observations है 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40. तो देखिए आप लोग मैं यहाँ पे से रिकॉपी कर लेता हूँ लाइक 54, 98, 40, 42, 52, 60. So this is the sum of all observations and we have to divide this by 15 and the value we are going to calculate is considered here as mean. तो आप बच्चों को बस इसका एक बार ऐड कर लेना है और whatever the sum we are obtaining from the addition of all these observation should be divided by 15. तो आप जब इसे ऐड करेंगे 109, 18, 18 plus 20, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 44 plus 8 is 52. तो 2 आ गया यहाँ पे, 5 चला गया कैरी, 9,
9 plus 3 give you 12, 16, 21, 25, 31, 36, 40, 49, 49 plus 54, 54 plus 9, 63, 67, 71, 76, 82. So the sum we are going to calculate is 822 upon 15. और when you divide it by 15, जब आप इसे 15 से divide करोगे, because they are easily cancel out here with the table of 3, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2, 2, 7 and 4. तो 8274 upon 5. And further when you make a final simplification here, it is 5, 2 carry हो गया 4, 8. तो your answer of the mean, your answer of this question is 54.8. It means average में उन बच्चों के जो मार्क्स आया है, 15 स्टूडेंट के जो मार्क्स आया मैथ्स में, वो 54.8 आया। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले को यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, फाइंड टू सिंप्लीफाई इट, we get a mean. Now to get the median, you know that whenever there is a work for a median, we have to arranging the given data in ascending order. तो हम इसे सबसे पहले ascending order में arrange कर लेते हैं. तो we have to arrange this data in ascending order. We get, सबसे पहले अब आपको अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे छोटी वैल्यू देखिए, अभी तक 39 मिली है मुझे, तो 39 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो 39 आ गया. 39 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 मिल गई है, तो वी गेट अ 40 ऑल्सो, एंड दिस 40 विल एग्जिस्ट 2 टाइम, तो वी नीड टू राइट इट एज 2 टाइम ओनली. देन वी हैव 41, तो वी मार्क इट एज 41 इज ऑल्सो देयर. 41 के जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 42 है, तो वी मार्क्ड एज 42 एज वेल. 42 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 46 मिल गई है, तो वी टेक इट एज 46 ऑल्सो. 46 के बाद वी हैव अ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एज 48, तो वी गेट इट एज 48 एज वेल. 48 के बाद 52, 52 ही सबसे छोटा दिख रहा है मुझे, यस इट इज 52, एंड इट विल बी एग्जिस्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो वी राइट इट एज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. ठीक है बेटा. 52 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो 62, 54 दिख रही है, तो वी टेक इट एज 54 ऑल्सो. द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव आफ्टर दिस इज 60, तो वी टेक इट एज 60 एज वेल. देन वी हैव 62, वी टेक इट एज 62 एज वेल. देन वी हैव 96, टेक इट एज 96. देन वी हैव 98. चेक कर लो कुछ बची तो नहीं, सब पे टिक आ गया है, आ गया है. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So there are 15 observations. So since n is equal to 15, an odd value, being a odd value जो median चलेगा इस बार, that is only n plus 1 upon 2 th observation. So we have to go for the observation number n plus 1 upon 2. 15 plus 1 upon 2 th observation चाहिए मुझे. Now बेटा when you think about it, it is I think 8th observation. So we have to just prefer 8th observation of this question. So tell me the 8th observation. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is the 8th observation. So here the result we are going to calculate as a median of this data is 52 only. तो मुझे जो यहाँ से median मिल गया, middle most value मिल गई, वो 52 मिल गई. So like the previous part only, it's a very same question here. We just plan for the mean, then we plan for the median by arranging the data in the form of ascending order. Now we all go and find out the mode here. And you are very well know that mode is the value in which we can simply say that कि जिसकी frequency सबसे ज़्यादा अकर हो रही है. तो क्योंकि ascending order लग गया है, सबसे ज़्यादा 52 आ रहा है. तो it means, तो हम लोगों ने लिखा since 52, the frequency of observation 52 is the maximum, or you will say highest, that is 3. 52 ही one of the observation है जो सबसे ज्यादा टाइम इसमें अकर हो रही है. 2 बार तो 40 अकर हो रहा है, 3 टाइम 52 अकर हो रहा है, तो 52 अकर most of the time, mostly occurring element. Hence we can simply plan that the mode is of this data is also 52.
तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कंप्लीट किया अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की, जिसमें पहले पार्ट में मुझे मीन, दूसरे पार्ट में मुझे मीडियन, तीसरे पार्ट में मुझे मोड निकालना था। मोड निकालना तो सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि हमें उसमें क्या देखना था कि ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज 52 हियर। दैट इज व्हाई वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट इसका जो मीन निकला है वो 52 54.8 है, इसका जो मीडियन निकला है वो 52 है, और इसका जो मोड है वो भी 52 ही है। नाउ बेटा कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी। A very simple and easy question here. The following observations are arranged in ascending order. So it is already given that this is the data which is arranged in a ascending order. If the median of the data is 63 और median भी हमें पता है 63x निकालना है. Point is that it is known that it is confirmed that given data is arranged in a ascending order only. तो मेरे को कोई arrangement की need तो है नहीं. मैं गिन लेता हूँ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो therefore we can say that कि जो number of observation है वो 10 है. बीइंग अ 10 ऑब्जर्वेशन इवन हो गया है। जो मीडियन रहता है ऐसे केस में वो रहता है मेरे पास हाफ एन बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। आप चाहे ऑब्जर्वेशन लिखो चाहे टर्म लिखो, बात एक ही है। इट इज हाफ एंड यू विल से दैट इट इज 10/2 th ऑब्जर्वेशन, इधर 10/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। तो कुछ इस तरह से मुझे ये ऑब्जर्वेशंस मिल रही है। इट इज हाफ एंड यू विल से दैट इट इज 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन, और मीडियन इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 63, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 63। तो बेटा व्हाट यू हैव टू चेक हियर, आपने काउंट किया कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, ओनली 10 ऑब्जर्वेशन है। बीइंग 10 इट्स इवन, बीइंग इवन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। By putting the values here, we get it is a 5th and 6th term. So 63 equal to half time 5th term 1 2 3 4, and this is the 5th observation x, and this is its 6th observation x plus 2. तो इस तरह से मैंने 5th and 6th observation को यहाँ पे यूज किया। अब उसके बाद मैंने पहले 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 63 into 2 equal to 2x plus 2. Why it is 2x? क्योंकि x plus x will give you 2. It is now 1 to 6 minus 2 equal to 2x. When you shift this to another side, 1 to 4 equal to 2x. So beta x become 1 to 4 upon 2, which is nothing but 62. The value of x we are calculated from this data is 62, my dear student. So finally what we say, what we have to consider here that कि जब भी कभी ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है और मुझे उसका मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मुझे सिर्फ फोकस करना है कितनी ऑब्जर्वेशंस है। एज 10 ऑब्जर्वेशन इज 10 इवन, वी यूज द पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द मीडियन। वी फाइंड आउट दैट कि 5th और 6th टर्म का एवरेज चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 करना था। वी सब्स्टिट्यूट द वन वैल्यूज फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एंड इन द एंड वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ x एज 62, जो यहाँ पे मिसिंग रिजल्ट है। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है बस आपको इस डाटा का मोड निकालना है। एंड यू नो दैट मोड मींस अ टर्म ऑब्जर्वेशन व्हिच विल एग्जिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। Here we have some observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 observations and we have to check कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं, and here we can say that frequency आप ascending order में भी लगा सकते हो, but that is not much needed here. What is mainly needed here कि कौन से टर्म कितनी बार exist कर रही है। तो we can also plan for that tally mark, आप tally mark भी बना सकते हो, and frequency. This is just for the practice बेटा, वरना देख के भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा exist हो रहा है। तो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 14। 14 के बाद जो मुझे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है वो दिख रही है 17। 17 के बाद जो मुझे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिख रही है वो 18। 14 है, 17 है, 18 है। 18 के बाद जो मुझे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई दी है वो 22 है, फिर 23 है, एंड देन यू आल्सो हैव 25 एंड 28। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट इन अवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले 14 के लिए एक टैली मार्क, 25 के लिए एक टैली मार्क, फिर 14 के लिए सेकेंड टैली मार्क, 28 के लिए 1 टैली मार्क, 18 के लिए भी 1 टैली मार्क,
17 के लिए भी 1 टैली मार्क, फिर 18 के लिए सेकेंड टैली मार्क, 14 के लिए नेक्स्ट टैली मार्क, 23 के लिए सिंगल टैली मार्क, 22 के लिए वन ऑफ द टैली मार्क, फिर 14 और 18, 14 एंड 18. तो दिस इज 4 1 3 1 1 1 1. प्लीज रिमेंबर टोटल 12 आना चाहिए, जितनी ऑब्जर्वेशन थी 5 8 9 10 11 12. तो वी आर ऑब्जर्व दैट कि ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. But with the help of this distribution table, we are in a position to find that, analyze that, कि there is a one frequency that is 4, which is the highest one, and that is for the observation 14. तो इसका जो मोड है वो 14 ही है. तो हम लोगों ने लिखा since the frequency of 14 is the highest occurring, जो ये फ्रीक्वेंसी है ये हाईएस्ट अकरिंग है, देयरफॉर जो इसका मोड होगा हाईएस्ट अकरिंग है. कितनी है वो? दैट इज 4. सबसे ज्यादा यही अकर कर रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा अकरिंग फ्रीक्वेंसी ही 14 है, इसलिए इसका जो मोड है वो 14 होगा. तो वो जो ऑब्जर्वेशन 14 है वही मोड है, क्योंकि 14 इज वन ऑफ द टर्म, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन आवर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी इज अगेन अ वेरी सेम क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैंने कहा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, वही हमारा इसका रिजल्टेंट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो 14 आ रहा है. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास लिखा गया है मीन सैलरी निकालनी है 60 वर्कर्स की निकालनी है जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये उसका डाटा है. एज यू ऑब्जर्व दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डाटा. यहाँ ग्रुप डाटा बना दिया इन्होंने. तो इसमें हम इसे x मान लेते हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स को f मान लेते हैं. शायद आपको याद होगा xi एंड fi, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. एंड यू नो दैट टू गेट द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा we have to use summation fi xi upon summation fi. So this is the one of the formula which we discussed in our last lecture, कि जब भी कभी मीन इस तरह के ग्रुप डाटा का निकालना होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, तो वी प्लान विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला. हियर वी नो दैट जो सिग्मा fi है वो तो ये फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है. तो सिंस सिग्मा fi तो ऑलरेडी 60 गिवन है, a sum of all frequencies, we need to find out the value of fi xi. So to get that answer मैंने fi xi को multiply करना start किया. 3000 into 16 it is 48,000. 4000 into 12 is also 48,000. 5000 into 10 it is just 50,000. 8 into 6,000 is also 48,000. तो आप आराम से देख लीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 6 42,000 हो गया ये, 4 8 32,000 हो गया ये, 3 9 27,000 हो गया ये, and in the end this is remain 10,000. So we can simply obtain the values of xi fi. Now you need to add them carefully. 3 zeros आ गई, 8 और 8 16, 16 8 24, 24 plus 4 28, and 7 35. Here 5 आ गया, 3 carry, 7 11 16 20 27 29 and 30. तो बेटा इस तरह से हमें ये कंफर्म हो गया कि जो ये समीशन fi xi का मल्टीपल आया है वो 305,000 आ रहा है, 3,05,000. After getting all that basic values, now we use the formula. So here the mean is 3,05,000 upon 60. 0 से 0 कट गया. Now beta when you reduce it with the table of 2, we will get 3 in a denominator, और 2 के टेबल पे आ जाएगा 15250. Now you need to divide this by the value of 3, so it is 50824 3.33. तो therefore जो mean salaries है, mean salary of 60 workers, according to data जो mean salary of 60 worker of a factory है, that is equal to rupees में 5083.33. तो 5,083 रुपये 33 पैसे, 5,083 रुपीज़ 33 पैसा उनकी एवरेज मीन सैलरी आ रही है 60 वर्कर्स की. तो
तो आपने ऑब्जर्व करा क्वेश्चन नंबर 5 था ये अपने पास, मीन सैलरी निकालनी थी 60 वर्कर की फैक्ट्री के अंदर, वी हैव द सैलरीज वैल्यूज की 3000 ऐसे 16 वर्कर्स है, 4000 ऐसे 12 वर्कर एंड सो ऑन, वी प्लान फॉर एक्स आई एफ आई, we find out the value of sigma fi xi, sigma fi, substituting in the formula, make the reduction and simplification, and we get the respective value as 5083.33 rupees only. Now beta consider karo last and final question of this chapter and this exercise. Give one example of a situation in which the mean is the appropriate measure of the central tendency. You know that central tendency को जब हम measure करते हैं, नापते हैं, मेजरमेंट में लाते हैं, तो हम मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करते हैं। अब आपको कोई एक ऐसा एग्जांपल दे देना है, एक ऐसी सिचुएशन बता देनी है जहाँ पे मीन एक एक्यूरेट मैनर है। तो आपने देखो बहुत सारे क्वेश्चन करे, किसी भी एक क्वेश्चन को उठा लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, तो व्हाट यू से अबाउट द आंसर हियर, वी कैन सिंपली से दैट मीन हाइट ले सकते हैं, और मीन मार्क्स or run score by a player of the students of a class। तो जब भी हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स की मीन हाइट निकालते हैं या मीन मार्क्स निकालते हैं, तो ये एक एप्रोप्रिएट वे होता है जिसमें हम किसी भी डाटा का मीन निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज हाइट से, एवरेज मार्क्स से वी कैन इजीली कंपेयर कि कौन सा स्टूडेंट उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, अबव एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट बिलो एवरेज है, किसकी हाइट अबव एवरेज है, किसकी हाइट बिलो एवरेज है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कि किसी भी क्लास के बच्चों का मार्क्स निकाल लेना या उनकी हाइट निकाल लेना, या प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो उसके स्कोर निकाल लेना, ये एक तरीका होता है एवरेज मार्क्स को ऑब्टेन करने का, एवरेज नंबर को ऑब्टेन करने का। इसलिए मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो मीन हाइट या मीन मार्क्स पे जाना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी अप्रोप्रिएट सिचुएशन टू कैलकुलेट द मीन। अब कहते हैं सेकंड सिचुएशन है कि मान लो मीन हमारे लिए अप्रोप्रिएट सिचुएशन नहीं है, लेकिन मीडियन वहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो देखो जब मीडियन की बात आती है तो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वी हैव टू प्रेफर अ मिडल मोस्ट वैल्यू, जो सबसे मीडियन वो है जो सबसे बीच वाली वैल्यू है, मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो इस केस में जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे को कभी ऐसे जाने कि हम मिडल मोस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं, तो वी कैन से दैट मीडियन वेट ऑफ ए, इन्होंने तो एक एग्जांपल का है, मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल दे देता हूँ। ऑफ अ पेन लिख लो, आप बुक लिख लो, क्योंकि ये सब अलग अलग आर्टिकल है, तो इन सब की मीडियन वेट ऑफ अ पेन, ऑफ अ बुक, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं ऑफ अ रबड़ बैंड, रबड़ बैंड ले लो, ठीक है, कि पेन ले लिया, बुक ले ली, रबड़ बैंड ले लिया, अब मैच बॉक्स ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, अलग अलग आर्टिकल्स ले रहे हैं हम लोग, एंड आ चेयर। तो यहाँ जो हम लोगों ने मीन लिया है, इस बार जो हमारा मीन है वो आइडेंटिकल आर्टिकल्स नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई पतला, इस तरह के आर्टिकल्स लिए। तो जब हम कभी मीडियन वेट निकालते हैं तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास आर्टिकल सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, और मुझे उनका कुछ फाइंड आउट करना है, उनके बीच में एक सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढनी है, then we are going to calculate the median weight of a pen or a book, a rubber band, a match box or a geometry box or a chair। तो इस तरह से बेटा these are the two different situations in which in first case the mean is appropriate, in second case median is appropriate। यहाँ सिमिलर थिंग थी, एक ही आर्टिकल के बार बार कैलकुलेशन की थी, यहाँ सारे आर्टिकल ही अलग अलग थे। तो इस तरह से वी कंप्लीट दिस चैप्टर हियर, वी कंप्लीट अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 हियर, जो डिपेंड करती थी हमारे तीन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। होप सो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो बहुत इजी और सिंपल था क्लियर हो गया हो।